पिता का कर्ज। हरिपुर गांव का किसान रामधारी अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा श्याम और उसकी बेटी नंदिनी, जो अब विवाह योग्य हो चुकी थी। उसके लिए कई रिश्ते आए, परंतु हर बार दहेज की मांग सुनकर रामधारी का दिल बैठ जाता। किसी को 50,000 चाहिए तो किसी को एक मोटा गहना। एक रात दोनों पति और पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। क्यों जी, सोए नहीं अब तक? लक्ष्मी, नींद आए भी कैसे? नंदिनी की शादी की चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, भगवान पर भरोसा है तभी तो अभी तक जिंदा हूँ। गांव में किसी को लड़की का गुण ही नहीं दिखता। बस पैसा चाहिए, सोने के गहने चाहिए, मोटा दहेज चाहिए। हम गरीब लोग कहाँ से लाएं इतना सब? इतना कहते कहते उसकी आवाज भारी हो जाती है। लक्ष्मी भी चुप हो जाती है। तभी दरवाजे पर श्याम आता है। पिताजी, हम खेतों में मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो पैसे जोड़ ही लेंगे, इतना मत सोचो आप। बेटा, तेरी मेहनत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इस छोटी सी खेती से हम 2 वक्त की रोटी तो जुटा सकते हैं, पर दहेज के लिए हजारों रुपए नहीं। लेकिन पिताजी, बहन की शादी बिना दहेज के भी हो सकती है। अरे कोई तो ऐसा लड़का होगा जो बिना पैसे के शादी करने को तैयार होगा। हाँ बेटा, काश ऐसा होता, लेकिन जमाना बदल गया है। अब रिश्ता पैसे से होता है, इंसानियत से नहीं। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। क्यों ना आप जमींदार साहब के पास जाकर कुछ रुपए उधार मांग लो। धीरे धीरे करके हम उनका कर्ज चुका देंगे। हाँ, तुम ठीक कहती हो लक्ष्मी। अब हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा है। मैं सुबह जमींदार साहब से बात करके देखता हूँ। अगले दिन रामधारी जमींदार की हवेली में जाता है। अरे भाई रामधारी, कैसे आना हुआ? कोई खास बात है क्या? जमींदार साहब, हालत ठीक नहीं है। मैं आपसे कुछ रुपए उधार लेने आया हूँ। अच्छा, कितने रुपए चाहिए तुझे? इस बार मुझे 5-10 हजार रुपए नहीं, बल्कि पूरे 50,000 रुपए चाहिए। हैं? इतनी बड़ी रकम? अरे क्या करेगा तू इतने पैसों का? जमींदार साहब, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। अब तक जितने भी रिश्ते आए सब दहेज मांगकर चले गए। इस बार मैं किसी को मुंह नहीं मोड़ने दूंगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं ब्याज समेत आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। देख भाई रामधारी, एक बार अच्छी तरह से सोच ले। तू जानता है कि मैं समय का पक्का आदमी हूँ। ब्याज का एक पैसा भी लेट हुआ तो मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ जमींदार साहब, मैं अपना कर्ज वक्त पर चुका दूंगा। मुझ पर विश्वास रखिए। ठीक है, तुझे रुपए मिल जाएंगे। जमींदार एक नौकर को बुलाकर रुपए लाने को कहता है। कुछ देर बाद नौकर 50,000 रुपए लेकर आता है। रामधारी रुपए लेकर घर की ओर चल देता है। वो घर पहुंचता है तो लक्ष्मी दौड़कर उसके पास आती है। क्या हुआ, रुपए मिले? हाँ लक्ष्मी, पूरे 50,000 रुपए लेकर आया हूँ। अब हमारी नंदिनी की शादी अच्छी तरह से हो सकेगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, अब हमारी बेटी का घर बस जाएगा। कुछ ही दिनों बाद रामधारी एक अच्छे लड़के का रिश्ता देखकर धूमधाम से नंदिनी की शादी कर देता है। घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन खुशी के इस माहौल के पीछे एक भारी बोझ रामधारी के कंधों पर आ चुका था। अब रामधारी दिन रात खेतों में काम करने लगा। उसका बेटा श्याम भी हर वक्त खेतों में पिता के साथ मेहनत करता। कुछ महीने बीतने के बाद जमींदार अपने 2 लोगों को साथ लेकर रामधारी के घर पर आ गया और कहने लगा, अरे भाई रामधारी, तू तो बड़ा भुलक्कड़ निकला। तुझे याद भी है कि तूने मेरे ब्याज के पैसे देने थे? जमींदार साहब, इस बार फसल पूरी तरह खराब हो गई। पिछले कई महीनों से खेत से कोई आमदनी नहीं हुई है। घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहा हूँ। भगवान के लिए कुछ समय और दे दीजिए। तुझे मेरे पैसे देने में दिक्कत हो रही है, पर बेटी की शादी तो बड़े ठाट से की थी, है ना? मैंने तुझे देख पहले ही कहा था कि मैं समय का पक्का आदमी हूँ। अब तू ब्याज तक नहीं चुका पा रहा है। अरे तो मेरी असल रकम कैसे लौटाएगा? साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारी मजबूरी समझिए। भगवान की दया से हालात सुधरेंगे, हम आपका कर्ज लौटा देंगे। हमें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। अरे लक्ष्मी, मैं तुम्हारी मजबूरी क्यों समझूं? अगर मैं हर किसी की मजबूरी समझने लगूं तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा ना। जमींदार साहब, हम मेहनत कर रहे हैं, एक एक पैसा जोड़ रहे हैं। आपका पैसा मिलेगा, पर हमें कुछ समय चाहिए। देख रामधारी, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। सिर्फ 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। अगर इस बार भी तूने मेरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं तुझसे तेरी पूरी जमीन छीन लूंगा।
समझा? जमींदार साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर आप। बस बहुत सुन लिया। अगली बार पैसे लेकर ही आना, वरना मेरे लोगों को तेरी जमीन अपने कब्जे में लेने का हुक्म देना पड़ेगा। ये कहकर जमींदार अपने आदमी के साथ वहाँ से चला जाता है। रामधारी वहीं दरवाजे पर बैठ जाता है। उसकी आंखें सूनी हो जाती हैं। लक्ष्मी जमीन पर बैठकर रोने लगती है। पिताजी, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना होगा। ये जमींदार हमारी जिंदगी भर की मेहनत लूट लेगा। बेटा, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास करने को कुछ नहीं बचा। पिताजी, अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं कुछ समय में बड़ा आदमी बन सकता हूँ। राजधानी में बहुत से अफसर हैं, हो सकता है कि मुझे वहाँ किसी राजा के महल में काम मिल जाए। नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहाँ नहीं भेज सकता। हम यहाँ जिस तरह से जी रहे हैं वही हमारा भाग्य है। क्या तुम्हें लगता है कि बड़े शहरों में सब कुछ आसान है? पिताजी, मैंने सब सोच समझ के ही निर्णय लिया है। यहाँ हम जितनी भी मेहनत करें हमारा हाल कभी नहीं बदलेगा। खेती में कितना पैसा आता है, हमारे पास जमीन भी कितनी है। लेकिन अगर मैं वहाँ जाकर कुछ बड़ा कर लूँ तो आप देखिएगा हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तुम बड़े नगर के सपने देख रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि वहाँ का जीवन कितना कठिन है। तुम सोचते हो कि अगर तुम वहाँ जाकर मेहनत करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हकीकत बहुत अलग होती है श्याम। पिताजी, मुझे यकीन है कि वहाँ मुझे एक मौका मिलेगा। बस मुझे वहाँ पे जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि हम जो कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी ही चुकता कर दूंगा। मैंने तुमसे कहा है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दूंगा। श्याम का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन वो धीरे से उठता है और चुपचाप आंगन में चला जाता है। क्या यही सही फैसला है आपका? वो हमारा बेटा है और क्या हमें उसे एक मौका नहीं देना चाहिए? मैं जानता हूँ लक्ष्मी, लेकिन अगर हम उसे जाने देंगे तो हमारी जमीन भी चली जाएगी और क्या पता वो वापस आकर भी कर्ज ना चुका सके तो क्या करेंगे हम? हमेशा ऐसा मत सोचो जी, कभी कभी हमें अपनी किस्मत को भी आजमा के देखना चाहिए। रामधारी ने अपनी पत्नी की सारी बातों को अनसुना कर दिया। समय के साथ रामधारी का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी संघर्ष करने के लिए जिंदा थी। एक दिन जमींदार अपने लोगों के साथ रामधारी के घर पहुंचा। रामधारी, अब मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तूने कई बार मुझे तंग किया, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। तुम्हारे खेत अब मेरे हैं। जमींदार साहब, कृपया हमारी हालत को समझिए। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। जमींदार ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने लोगों से खेतों पर कब्जा करवा लिया। भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे? हमारे खेत तो छीन लिए, अब हम अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? हमें तो लगता था कि मेहनत से किसी न किसी दिन हमारी किस्मत सुधरेगी, लेकिन ये क्या हो गया? आप चिंता मत करो, जो होना था वो हो चुका। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि अगर हम ईश्वर पर भरोसा करेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो हम फिर से खड़े हो जाएंगे। लेकिन अब हमारी मेहनत से क्या होगा? दूसरे खेतों में काम करने से भी कुछ नहीं बदलने वाला। हर दिन यही संघर्ष, यही तंगहाली। हम कहाँ जाएं? हम जहाँ भी जाएं, हम मेहनत करेंगे। इस समय हमारी मेहनत हमारी ताकत है, हमारी उम्मीद है और हम इस उम्मीद को कभी नहीं छोड़ सकते। रामधारी और लक्ष्मी अब दूसरे खेतों में काम करने लगे। श्याम भी अपने पिता और माँ के साथ हर दिन संघर्ष करता रहता था, लेकिन फिर भी उनके हाथों में जो आया वो केवल समय और मेहनत के अलावा कुछ नहीं था। पिताजी, मैं समझता हूँ कि अब हमें कोई नई राह तलाशनी होगी। हर दिन ये मेहनत हमारी स्थिति को बदलने के बजाय और बुरा कर देती है। बेटा, हम मेहनत करते रहेंगे चाहे जो हो। हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हमारी हालत चाहे जैसी भी हो, हम कभी हार नहीं मानेंगे। पिताजी, आप मेरी बात मान लीजिए, मुझे राजधानी जाने दीजिए। मैं वहाँ मेहनत करूँगा, खूब पैसे कमाऊंगा। देखना हमारी हालत कितनी जल्दी बदल जाएगी। तू बार बार यही रट लगाए रहता है। बड़ा आसान लगता है तुझे पराये नगर जाकर काम करना। यहाँ अपने ही गांव में 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है और तू कह रहा है कि वहाँ जाकर सफल हो जाएगा। पिताजी, जब तक आदमी कोशिश ना करे तब तक हार जीत का क्या पता चलेगा? यहाँ हमारे पास अब बचा ही क्या है? जमीन भी चली गई, मजदूरी भी ठिकाने की नहीं है। फिर हम कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे? रहने दे, मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। अरे दुनिया बहुत बेरहम है। वहाँ धोखा है, लूट है, भूख है। वहाँ जाकर तेरा क्या होगा, कभी सोचा है? सुनिए जी, श्याम अब बच्चा नहीं रहा, समझदार हो गया है। जब यहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो उसे जाने दीजिए। मैं जानती हूँ
वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। रामधारी थोड़ा नरम पड़ता है, लेकिन अब भी असमंजस में है। अगली सुबह रामधारी जमींदार से कुछ रुपए उधार लेने जाता है। अरे रामधारी, फिर से कर्जा लेने आए हो? अरे अब क्या गिरवी रखोगे? इस बार कुछ नहीं, बस अपने बेटे को शहर भेजने के लिए थोड़े पैसे चाहिए। अच्छा, तो अब तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। ठीक है, लेकिन सूद मत भूलना। पैसा लौटाने में देर हुई तो समझ लेना तुम्हारा घर भी मेरे नाम हो जाएगा। रामधारी मजबूरी में हामी भरता है और पैसे लेकर चला जाता है। बेटा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। ये कुछ पैसे रख ले, तुझे वहाँ काम ढूंढने में समय लगेगा। भूखा मत रहना। पिताजी, मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मैं कम में भी काम चला लूंगा। नहीं बेटा, अनजान शहर में पैसा ही सबसे बड़ा सहारा होता है, रख ले। बेटा, हमेशा ईमानदारी से काम करना, कभी किसी का बुरा मत सोचना और हमें भूल मत जाना। मैं आपको वचन देता हूँ, एक दिन लौट कर आऊंगा और हमारी जिंदगी बदल दूंगा। श्याम अपने घर से निकल जाता है। रामधारी और लक्ष्मी के आंसू बहने लगते हैं। शाम का समय, सूरज ढल रहा है। श्याम राजधानी में पहुंच जाता है। राजधानी के चौड़े रास्ते और भागते दौड़ते लोग गांव के सीधे साधे माहौल से बिल्कुल अलग थे। हे भगवान, कितना बड़ा नगर है, इतनी भीड़, यहाँ सब इतने तेज चलते हैं, कोई किसी की ओर देखता भी नहीं है। वो एक पल के लिए घबराता है, लेकिन फिर खुद को संभालता है। डरने से कुछ नहीं होगा, पिताजी और माँ का सपना पूरा करना है, मेहनत करनी ही होगी। वो ये सब सोचते हुए आगे बढ़ता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक पुरानी सराय दिखाई देती है। अंदर लकड़ी के खटियाओं पर लोग बैठे हैं। श्याम एक वृद्ध सराय मालिक के पास जाता है। बाबा, मुझे यहाँ ठहरने की जगह मिल सकती है क्या? वो मैं नया हूँ इस नगर में, काम ढूंढने आया हूँ। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ, कुछ तो है। ठीक है, एक खटिया ले लो, 2 रुपए रोज के देने होंगे। श्याम अपने झोले से पैसे निकाल कर देता है और एक कोने में अपना सामान रखता है। पास बैठे कुछ मजदूर उसे देखते हैं। नए लग रहे हो भाई, कहाँ से आए हो? जी, गांव से, काम की तलाश में आया हूँ। यहाँ काम आसानी से नहीं मिलता दोस्त, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। श्याम मन ही मन दृढ़ निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो, वो मेहनत से काम जरूर ढूंढेगा। अगले दिन शाम सूरज उगते ही नगर की गलियों में घूमने लगता है। हर व्यापारी से काम मांगता है। मालिक, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं बहुत मेहनती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ तुझे काम कौन देगा? अरे पहले कुछ जान पहचान बना, फिर देखेंगे। श्याम आगे बढ़ता है, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिलती है। दोपहर ढल चुकी थी। श्याम भूखा प्यासा एक बड़े अनाज गोदाम के पास पहुँचता है। एक व्यापारी मजदूरों को बोरियां उठाते हुए देख रहा था। मालिक, मुझे भी काम पर रख लीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मजदूरी का काम बहुत कठिन होता है, तुझसे होगा? जी मालिक, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस एक मौका दे दीजिए। ठीक है, ये बोरी उठा और अंदर रख, देखता हूँ कि तुझमें कितना दम है। श्याम तुरंत एक भारी अनाज की बोरी उठाता है और उसे गोदाम में रखता है। अच्छा, ठीक है, तुझे काम पर रखता हूँ, रोज के 50 रुपए दूंगा। श्याम के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि अब वो अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलेगा। एक दिन की बात है, जब श्याम सेठ के यहाँ पर काम कर रहा था, तो उसी समय बाजार में से उस राज्य का सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि तभी उसकी नजर श्याम पर पड़ी। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नौजवान बड़ी आसानी से भारी भरकम बोरियों को उठा कर एक जगह से दूसरी जगह पर रख रहा था। वो श्याम की ताकत को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। ऐसा बलशाली युवक तो मैंने बहुत कम देखा है। अगर ये हमारे राजा की सेना में हो तो युद्ध के समय बड़ा काम आएगा। कुछ देर तक श्याम को देखने के बाद सेनापति घोड़े से उतरकर सीधा उसके पास आ जाता है। अरे नौजवान, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस नगर में नहीं देखा। अचानक अपने सामने सेनापति को देखकर श्याम एक क्षण के लिए घबरा जाता है। हुजूर, मेरा नाम श्याम है, मैं हरिपुर गांव से आया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं नौजवान, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मैं तो तुम्हें इतनी मेहनत से काम करता देखकर प्रभावित हो गया हूँ। मैं खजान सिंह हूँ, इस राज्य का सेनापति। मुझे अपने राजा के आदेश अनुसार बलशाली और योग्य युवकों को सेना में भर्ती करने की जिम्मेदारी दी गई है। तुम्हारी ताकत देखकर मैं कह सकता हूँ
कि तुम एक बेहतरीन सैनिक बन सकते हो। श्याम को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो आश्चर्य से सेनापति की ओर देखता है। क्या सेना में? और मैं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सेना में भर्ती कर सकता हूँ। तुम्हें पहले कुछ महीनों का सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर तुम्हारी नियुक्ति हो जाएगी। और हाँ, इसमें तुम्हें अच्छा वेतन भी मिलेगा। हुजूर, अगर ये सच में हो सकता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। मैं पूरी निष्ठा से इस सेवा को निभाऊंगा। सेठ संतोषी मल, जो अब तक ये सब देख रहे थे, वो आगे बढ़ता है। लेकिन सेनापति जी, ये लड़का बहुत मेहनती है। अगर ये चला गया तो मेरे गोदाम का काम कौन करेगा? सेठ जी, ऐसे युवाओं का काम सिर्फ गोदाम में बोरियां उठाना नहीं है। ये राज्य की रक्षा कर सकता है, राजा का सच्चा सेवक बन सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी है, लेकिन देश के लिए इससे भी अधिक उपयोगी साबित होगा। ठीक है श्याम, तेरा भाग्य अच्छा है। जा अपनी किस्मत आजमा ले। सेठ जी, आपने मुझे काम दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। सेनापति श्याम को अपने साथ ले जाने लगता है। श्याम का मन खुशी और गर्व से भरा हुआ था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब एक साधारण मजदूर से राज्य की सेना का हिस्सा बनने जा रहा है। कुछ दिन तक राज्य के दूर दराज एक सैनिक प्रशिक्षण शिविर में श्याम पूरी लगन और मेहनत से प्रशिक्षण लेता है। श्याम, तुमने इस अभ्यास में सभी को पीछे छोड़ दिया है। तुम्हारी ताकत अद्भुत है, लेकिन याद रखो, सिर्फ ताकत से युद्ध नहीं जीते जाते। तुम्हें रणनीति, समर्पण और धैर्य भी चाहिए। हाँ गुरुजी, मैं जानता हूँ कि हर लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, उसे समझदारी से लड़ना होता है। कुछ समय के बाद श्याम को सेना में उसकी बहादुरी और साहस के कारण महाराज के अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अब उसे एक आलीशान महल में रहने के लिए मकान दिया जाता है, जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये क्या है? ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या मैं सचमुच इस सुख सुविधा का हकदार हूँ? कुछ दिन के बाद श्याम सेनापति से आदेश लेकर अपने गांव जाता है। उसे देखकर कुछ गांव वाले अचरज से एक दूसरे से कहते हैं, ये तो वही लड़का है जो कभी हमारे खेतों में काम करता था। अब ये कहाँ रहने लगा? ये तो काफी बदल चुका है। देखा था, ये वही श्याम है या कोई और? अरे उसकी चाल ढाल में कुछ और ही बात है। श्याम घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे देखती है। पहले तो वो पहचान नहीं पाती, फिर एक पल में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्याम, तुम सच में लौट आए हो? क्या तुम वही हो? हाँ माँ, ये वही श्याम है जो कभी आपके साथ बैठकर चूल्हे पर रोटियां सेकता था। अब मैं राज्य की सेना का अंगरक्षक बन गया हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतना बड़ा आदमी बनेगा। तेरा संघर्ष, तेरी मेहनत ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। पिताजी, ये सब आपका आशीर्वाद और माँ की दुआओं का असर है। मैं केवल उन्हीं की मेहनत और आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। बेटे, हमें तो केवल तुमसे एक चीज चाहिए, तुम हमेशा खुश रहो। जमींदार ने हमारी जमीन ली है। अब मैं महल का अंगरक्षक हूँ। मेरे पास धन भी है और शक्ति भी। मैं अपनी जमीन को हर हाल में वापस लेकर रहूंगा। अगले दिन श्याम माँ और पिताजी को लेकर सीधे जमींदार की हवेली पर पहुँचता है। ये देख, ये सोना तेरे कर्ज से कई गुना ज्यादा है। अब मैं अपने पिता की जमीन खरीदने आया हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं जमींदार, ये सोना ले और हमारी जमीन हमें वापस कर दे। अगर तूने कोई भी चालाकी की तो मैं सीधे राजा के दरबार में तेरे खिलाफ मुकदमा करवाऊंगा। फिर तुझे जमीन ही नहीं, अपनी हवेली भी गंवानी पड़ेगी। जमींदार कांपने लगता है। उसे श्याम की ताकत और रुतबे का अंदाजा हो चुका था। वो बिना कोई बहस किए तुरंत जमीन को वापस दे देता है। बेटा, तूने आज हमारा सर ऊंचा कर दिया। हमें गर्व है कि तू हमारा बेटा है। मैं जानती थी कि मेरा बेटा कभी हार नहीं मानेगा। तूने आज हमें फिर से जीने की वजह दे दी। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बिरजू अपनी पत्नी मीना और बेटे राजू के साथ रहता था। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उसकी झोली में 2 वक्त की रोटी भी नहीं आती थी। खेतों में दूसरों के लिए वो मजदूरी करता, लेकिन फिर भी पेट भरने लायक अनाज नहीं जुटा पाता। एक दिन की बात है, सुबह का सूरज हल्का सा ऊपर आ चुका था। कुछ मजदूर खेतों की ओर जा रहे थे। बिरजू अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता है। अंदर मीना और राजू सो रहे थे। हाँ, आज फिर खाली हाथ घर लौटना पड़ा तो मीना के सवालों का क्या जवाब दूंगा। कल से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। हे भगवान, कब तक ये दुखों की गठरी उठाए फिरूंगा मैं। ये सब सोचते हुए बिरजू काम की तलाश में चल पड़ता है।
उसके जाने के बाद राजू अपनी माँ से कहता है, अम्मा कुछ खाने को मिलेगा क्या? बेटा अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन तेरे बाबूजी काम से आते ही कुछ जरूर लाएंगे, तू थोड़ा सब्र कर ले। पर अम्मा कल भी कुछ नहीं खाया था और परसों भी नहीं। उधर बिरजू गांव में काम की तलाश में घूम रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे किसान मजदूर और कुछ जमींदार बैठे हुए हैं। गांव का साहूकार महाजन अपने चौकीदार के साथ बैठा हुआ है। बिरजू एक किसान से पूछता है, राम राम काका, कुछ काम होगा मेरे लायक? अरे बिरजू बेटा, खुद के लिए ही मुश्किल से कमा पा रहा हूँ, इस बार फसल भी कमजोर हुई है। बिरजू निराश होकर आगे बढ़ता है। तभी साहूकार उसे बुलाता है, अरे बिरजू, सुना है तू काम की तलाश में घूम रहा है, अगर हिम्मत है तो मेरे यहाँ काम कर ले। क्या काम है सरकार? बस मेरे खेत में मजदूरी करनी होगी, लेकिन मजदूरी आधी मिलेगी क्योंकि कर्ज तो तुझे चुकाना ही है। बिरजू का चेहरा उतर जाता है। साहूकार का कर्ज उसकी गर्दन पर फंदे की तरह लटका हुआ है, लेकिन पेट की आग कर्ज से बड़ी लगती है। ठीक है सरकार, मैं काम करूंगा। शाम हो चुकी थी। बिरजू थका हारा घर लौटता है। हाथ में बस एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा गुड़ है। मीना उसे देखती है तो उसकी आंखों में सब्र का समंदर उमड़ पड़ता है। इतनी मेहनत के बाद बस यही? हाँ मीना, पर देख, आज राजू भूखा नहीं सोएगा। राजू खुशी से दौड़ कर आता है। बाबूजी, आज खाना मिलेगा ना? हाँ बेटा, आज मैं तेरे लिए गुड़ और रोटी लाया हूँ। बिरजू कब तक ऐसे चलेगा? कल आपने जितनी मजदूरी की उससे बस एक वक्त का खाना ही आया, और कल को अगर काम न मिला तो? बस मीना, अब और सहन नहीं होता। मैं कुछ और करूँगा, लेकिन ऐसे रोज रोज का अपमान नहीं सह सकता। क्या करोगे? और बिरजू गहरी सोच में डूब जाता है। कुछ देर के बाद वो मीना से कहता है, मीना, मैंने एक बड़ा फैसला किया है, मैं शहर जाऊंगा। शहर? मगर कैसे? और वहाँ क्या करेगा? गांव में जितनी भी मेहनत करूं, रोटी के सिवा कुछ नहीं मिलता, लेकिन शहर में काम ज्यादा है, मजदूरी भी ज्यादा मिलेगी। अगर मैं कुछ साल वहाँ पर रहकर काम कर लूं, तो अच्छे पैसे जुटा सकता हूँ। फिर यहाँ लौटकर हम एक अच्छा सा घर बनाएंगे, खेत खरीदेंगे और राजू को पढ़ाएंगे। पर आप हमें छोड़कर जाओगे कैसे? और अगर वहाँ कुछ गलत हो गया तो? सुना है शहर में लोग बहुत चालाक होते हैं, गरीबों को लूट लेते हैं। मीना, मैं कोई चोरी डकैती करने नहीं जा रहा। मैं अपने खून पसीने की कमाई के लिए जा रहा हूँ। मैं मेहनत करूंगा और जब ठीक ठाक कमाई हो जाएगी तब वापस आ जाऊंगा। तब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? बाबूजी, आप सच में हमको छोड़कर जा रहे हो? नहीं रे मेरे लाल, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ, ताकि तुझे कभी भूखा ना सोना पड़े। मीना जानती है कि बिरजू सही कह रहा है, लेकिन उसे छोड़कर जाने का ख्याल उसे तोड़ रहा था। फिर वो अपने पति से कहती है, कब जाओगे? कल सुबह। अगली सुबह बिरजू अपनी पत्नी और बेटे से विदा लेता है। मेरे बच्चे, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तो अपनी माँ का ध्यान रखना, ठीक है? पर बाबूजी, आप कब लौटेंगे? बहुत जल्दी मेरे लाल। जब मैं खूब पैसे कमा लूंगा तब वापस आऊंगा और तुझे सबसे अच्छा खिलौना लाकर दूंगा। बिरजू मीना की तरफ देखते हुए बोला, मीना, मेरा इंतजार करना। मैं तुम दोनों को इस गरीबी से निकालने के लिए ही जा रहा हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मीना और राजू उसे तब तक देखते रहते हैं जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता। शहर पहुंचने के बाद बिरजू पूरे दिन इधर उधर भटकता है, जगह जगह काम की पूछता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। और अंत में एक ठेले वाले के पास खड़ा होकर वो सोचने लगता है, गांव में सोचा था कि शहर में काम की कोई कमी नहीं होगी, पर यहाँ तो हजारों लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। बिरजू ये सब सोच ही रहा था कि उसी वक्त एक और मजदूर रामलाल, जो खुद भी बेरोजगार है, वो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। नई जगह आए लगते हो भाई? हाँ भैया, गांव से आया हूँ काम की तलाश में, पर कहीं कुछ नहीं मिल रहा। भाई तू अकेला नहीं है, यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे ही घूम रहे हैं काम के लिए। ये शहर जितना बड़ा है उतना ही बेरहम भी। बिरजू उस आदमी की बात सुनकर निराश हो जाता है। तभी एक और मजदूर आकर खबर देता है, अरे सुना है सेठ ताराचंद को एक नौकर की जरूरत है। जिसने भी काम किया है उसने कहा कि सेठ बहुत ही सख्त आदमी है, पर मेहनती लोगों को काम देता है। कहाँ मिलेगा ये सेठ? अरे भाई, उसकी हवेली शहर के बड़े इलाके में है। चल, मैं तुझे वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। वो आदमी बिरजू को सेठ ताराचंद की हवेली पर ले जाता है।
सेठ अपनी हवेली के बाहर आलीशान बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। वो बिरजू को देखकर पूछता है, तू कौन है और कहाँ से आया है? मेरा नाम बिरजू है, मैं गांव से आया हूँ। मुझे किसी ने बताया कि आपको एक नौकर की जरूरत है। मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। ठीक है, काम तो है, पर एक बात जान ले, यहाँ मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। जब तक मैं कहूँ तब तक तुझे मेरी सेवा करनी होगी। काम ठीक से किया तो रहने की जगह और खाना भी मिलेगा। जी सरकार, मुझे मंजूर है। और सुन, तेरी तनख्वाह मेरे पास जमा रहेगी, जब जरूरत होगी तब तुझे दूंगा। तनख्वाह अभी नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम रहने और खाने की चिंता तो नहीं होगी। दिन बीतते जाते हैं। बिरजू पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करता है। एक दिन सेठ अचानक से गुस्से में आ जाता है। अरे बिरजू, चाय में शक्कर कम क्यों है? सरकार, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अभी दूसरी बना देता हूँ। हर चीज पर ध्यान देना सीख, नहीं तो रहने खाने का ठिकाना भी छिन जाएगा। बिरजू सर झुकाए चुपचाप सुनता है। वो जानता है कि अगर वो जवाब देगा तो उसका काम भी चला जाएगा। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक रात हवेली में सब सो रहे थे। अचानक बिरजू की नींद खुलती है। उसे आहट सुनाई देती है। वो दरवाजे से झांक कर देखता है कि दो आदमी हवेली के अंदर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। बिरजू फौरन बाहर आता है और चोरों से भिड़ जाता है। कौन हो तुम? रुक जाओ। चोर बिरजू को धक्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिरजू उन्हें पकड़ लेता है और शोर मचा देता है। बचाओ बचाओ, चोर चोर। सेठ और बाकी नौकर दौड़कर आते हैं। सेठ देखता है कि बिरजू ने चोरों को पकड़ रखा है। सेठ पुलिस बुलाकर उन्हें पकड़वा देता है। बिरजू, तूने आज मेरी पूरी संपत्ति बचा ली। तू सच में बहुत ही ईमानदार आदमी है। सरकार, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। सेठ पहली बार सोच में पड़ जाता है कि उसने इस ईमानदार आदमी के साथ अन्याय किया है। इस तरह 10 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन बिरजू हवेली के बाहर गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। 10 साल हो गए, अब तो राजू भी बड़ा हो गया होगा। मीना का क्या हाल होगा? क्या वो अभी मेरी राह देख रहे होंगे? वो ये सब सोच ही रहा था कि सेठ ताराचंद अपने कमरे से बाहर निकलता है। वो बिरजू को इस हाल में देखता है और पास आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है बिरजू, आज उदास क्यों लग रहा है? सरकार, अब मुझे अपने घर लौट जाना चाहिए। बहुत साल हो गए, मेरी पत्नी और बेटा मेरी राह देख रहे होंगे। सेठ कुछ पल चुप रहता है और फिर 3 सोने के सिक्के बिरजू को देते हुए कहता है, बिरजू, तूने मेरी बहुत सेवा की। ये तेरी 10 साल की मेहनत की कमाई है। बिरजू सेठ से 3 सोने के सिक्के ले लेता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और दुख दोनों छलकते हैं। 10 साल की मेहनत के बदले सिर्फ 3 सिक्के पर वो सेठ से कुछ नहीं कहता। वो जानता था कि अब शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। वो सिक्के संभाल कर रखने ही वाला था कि तभी सेठ ने कहा, अगर तुम मुझे इनमें से 1 सोने का सिक्का दे दो तो मैं तुम्हें एक बहुत काम की सलाह दूंगा। बिरजू चौंकता है कि उसे सलाह की जरूरत तो नहीं, लेकिन मालिक ने मांगा है तो कैसे मना करे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो एक सिक्का सेठ के हाथ में रख देता है। याद रखना, जिस चीज से तुम्हारा कुछ लेना देना ना हो उसके बारे में पूछताछ मत करना। बिरजू सर झुकाकर हामी भर देता है। वो चलने ही वाला होता है कि सेठ फिर से बोलता है, अगर तुम मुझे दूसरा सोने का सिक्का दो तो मैं तुम्हें एक और बहुत काम की सलाह दूंगा। बिरजू हिचकिचाता है, लेकिन आज्ञाकारी नौकर होने के नाते धीरे से दूसरा सिक्का भी सेठ को दे देता है। एक बार जो रास्ता चुनो उसे बाद में मत छोड़ना। बिरजू इस सलाह को भी ध्यान से सुनता है और फिर जाने लगता है, लेकिन तभी सेठ फिर से आवाज लगाता है, बिरजू, अगर तुम मुझे तीसरा और आखिरी सोने का सिक्का दे दो तो मैं तुम्हें सबसे जरूरी सलाह दूंगा। अब बिरजू के पास सिर्फ एक ही सिक्का बचा है। वो मन ही मन सोचता है, 10 साल की मेहनत के बाद क्या मैं खाली हाथ घर लौटूंगा? पर वो मालिक को मना भी नहीं कर सकता। भारी मन से वो तीसरा सिक्का भी दे देता है। रात को अगर तुम्हें गुस्सा आए तो उसे अगली सुबह तक दबा कर रखना। ठीक है सरकार, मैं आपकी दी हुई बातों को हमेशा याद रखूंगा। बिरजू खाली जेब लेकिन 3 अनमोल सीखों के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ता है। बिरजू एक सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। तभी उसकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ती है। एक आदमी पेड़ की पत्तियों पर सोने की मोहरें चिपका रहा था। बिरजू ठिठर कर खड़ा हो गया। ये दृश्य इतना अजीब था कि कोई भी इसे देखकर सवाल पूछे बिना नहीं रह सकता था। लेकिन तभी बिरजू को सेठ की पहली सीख याद आई। याद रखना,
जिस चीज से तुम्हारा कुछ लेना देना ना हो उसके बारे में पूछताछ मत करना। वो एक पल के लिए जिज्ञासा को दबाता है और बिना कुछ पूछे आगे बढ़ जाता है। अभी उसने मुश्किल से 10 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि पीछे से आवाज आई, अरे ओ मुसाफिर, जरा ठहरो तो। बिरजू रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। वो आदमी मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। पिछले कई सालों से मैं यहाँ बैठकर इन पत्तियों पर सोने की मोहरें चिपका रहा हूँ, लेकिन आज तक जितने भी लोग यहाँ से गुजरे हैं उन्होंने हमेशा मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अरे भाई, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मुझे आपके काम से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। उस आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। वो जोर से हंसता है और पेड़ को हिलाने लगता है। देखते ही देखते सोने की मोहरें बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगती हैं। ये सब देखकर बिरजू हैरान रह जाता है। मुसाफिर, ये तुम्हारी नेक दिली और समझदारी का इनाम है। जितनी मोहरें चाहिए ले लो। बिरजू झोला खोलता है और मोहरों को उसमें भर लेता है। उसका मन खुशी से झूम उठता है। वो हाथ जोड़कर उस आदमी को धन्यवाद देता है और अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। सूरज ढलने लगा था। बिरजू अब काफी थक चुका था। चलते चलते उसे एक काफिला मिलता है। कई खच्चर सामान से लदे हुए हैं और 3 व्यापारी उनके साथ चल रहे थे। बिरजू को उम्मीद की एक किरण दिखती है। वो एक व्यापारी के पास जाकर कहता है, भाई साहब, मैं बहुत थक चुका हूँ, क्या मैं कुछ देर तक आपके खच्चर पर बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बैठो भाई। वैसे भी इन खच्चरों पर पहले से ही इतना सामान लदा है कि तुम्हारे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिरजू राहत की सांस लेकर एक खच्चर पर चढ़ जाता है। कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद एक सराय आती है। व्यापारी सराय देखकर उत्साहित हो जाते हैं। चलो भाई, यहाँ आराम कर लेते हैं, खाना खाएंगे और रात भर रुकेंगे। वो बिरजू को भी साथ चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। बिरजू के कदम सराय की ओर बढ़ते ही हैं कि उसे सेठ की दूसरी सीख याद आ जाती है। एक बार जो रास्ता चुनो उसे बाद में मत छोड़ना। आप लोग जाइए, मैं यहीं रहकर खच्चरों की देखभाल करता हूँ। व्यापारी कंधे उचकाते हुए सराय में चले जाते हैं। बिरजू खच्चरों के पास बैठकर आसमान की ओर देखता है। अचानक एक तेज धमाका होता है। जमीन कांपने लगती है। उसकी आंखों के सामने सराय भर भरा कर गिर जाती है। उसके व्यापारी साथी भी मलबे के नीचे दब जाते हैं। बिरजू की सांसें तेज हो जाती है। अगर वो भी अंदर गया होता तो अब तक मर चुका होता। उसे एहसास होता है कि सेठ की दूसरी सलाह ने उसकी जान बचा ली। वो हाथ जोड़कर ऊपर देखता है और फिर खच्चरों को हाँकते हुए अपनी यात्रा जारी रखता है। 3 दिन तक लगातार सफर करने के बाद आखिरकार बिरजू की आंखों के सामने अपना गांव आता है। रात का समय था। चांदनी गांव की कच्ची सड़कों पर बिखरी हुई थी। बिरजू अपने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती। फिर दरवाजा धीरे से खुलता है तो सामने मीना खड़ी थी। पर मीना ने बिरजू को नहीं पहचाना। बिरजू के मन में हलचल होती है कि मीना ने उसे पहचाना क्यों नहीं। इतनी रात आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ। रास्ते में अंधेरा हो गया। क्या मेरे खच्चर और मैं एक रात आपके घर में ठहर सकते हैं? घर में जगह नहीं है, लेकिन बाहर आंगन में ठहर सकते हो। बिरजू के दिल में एक टीस उठती है, लेकिन वो मुस्कुराकर सिर हिला देता है। वो खच्चरों को बांधता है और अपने पुराने घर की दीवार से टिक कर बैठ जाता है। सुबह जब मीना मुझे पहचानेगी तब उसकी हैरानी देखने लायक होगी। वो हल्के से मुस्कुराता है और थकान में आंखें मूंदने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर जाती है। एक आदमी दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा था। ये सब देखकर बिरजू की सांसें तेज हो जाती हैं। क्या मीना मेरा इंतजार करते करते थक गई और किसी और से शादी कर ली? उसके हाथ खुद ब खुद पास पड़ा डंडा उठाने लगते हैं। वो तेज कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी सेठ की तीसरी सीख उसके कानों में गूंजती है। रात को अगर तुम्हें गुस्सा आए तो उसे अगली सुबह तक दबा कर रखना। बिरजू के कदम रुक जाते हैं। अगर ये सच भी है तो सुबह देखूंगा, अभी नहीं, अभी सो जाता हूँ। अगले दिन सुबह हुई तो दरवाजा खुलता है और वो आदमी बाहर आता है जिसे बिरजू ने रात में देखा था। देखो माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। दोपहर को लौटते वक्त तुम्हारे लिए लोबिया लेकर आऊंगा। बिरजू के कानों में ये शक पड़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दौड़कर अपने बेटे राजू के पास जाता है। बेटा राजू, बाबा आप? बिरजू, ये तुम हो? बिरजू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। मीना उसके सामने खड़ी है। वही मीना
जिसने 10 साल तक उसका इंतजार किया। अगर मैं गुस्से में बहक जाता तो अपने ही बेटे को मार बैठता। सेठ की सलाह ने आज मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। उस दिन से बिरजू और उसके परिवार को कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। उनकी जिंदगी सुखमय हो गई। लेकिन बिरजू ने हमेशा सेठ की 3 सीखों को अपने दिल में बसा कर रखा।